हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे और पार्ट 2 हम लोग फिनिश कर चुके थे लगभग 36 क्वेश्चन तक। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 और आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा वो होंगे क्लास केस बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि आपको केस दिया रहेगा और उस केस के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। कई सारे बच्चों को इन्हें प्रॉब्लम आती है, बट मैं आपको किस तरह समझा रहा हूं, देखो आपको कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी और ये सारे क्वेश्चन भी आपके आसानी से बन जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, और आप एंड तक देखना वीडियो ताकि हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ सको। अगर आप जल्दी स्किप कर दोगे तो मे भी कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपसे स्किप हो जाए। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, एक केस दिया हुआ है और उस केस के बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 37 और 38 बनाना है। तो एक बात मैं बता दूं, जब भी आप केस बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हो तो कोई जल्दीबाजी मत करना। आराम से जो है वो क्वेश्चन को पढ़ना और फिर क्वेश्चन को मतलब कि केस पढ़ना, फिर क्वेश्चन पढ़ना और आगे क्लास जाके उसको सॉल्व करना। बट क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं आप सबसे कहूंगा जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप केस को बिना पढ़े आप सबसे पहले पढ़ सकते हो क्लास क्वेश्चन को। तो कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं क्लास चेक करो। 37 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी पे कितना पैसा आया है ये पूछा गया है। और अगला क्या है क्लास, हाउ मच इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड फॉर इशू बाय ब्राइट स्टार लिमिटेड। कंपनी ने कितने शेयर्स मतलब कि पब्लिक को ऑफर किए। तो चलो अब केस जरा पढ़ते हैं, फटाफट चेक करो क्लास क्या लिखा गया है। इस केस को पहले पूरा पढ़ो डिटेल में। इसमें लिखा गया है क्लास कि ब्राइट स्टार लिमिटेड इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट। ये मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं। कंसिडरिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई ग्रोथ, इनको लग रहा है कि यार इसमें आगे चल के बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। कंपनी डिसाइड करते हैं बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, जिसके लिए उन्हें चाहिए क्लास 50 करोड़ रुपए। यानी कि बिजनेस को आगे बढ़ाने में इन्हें चाहिए क्लास 50 करोड़, यानी 50 करोड़ रुपए चाहिए। और ये रुपए है, दिस इज रुपीज, 50 करोड़ रुपए। डायरेक्टर हैव बीन डिसाइड दैट 20% ऑफ दिस अमाउंट, 50 करोड़ का 20% यानी क्लास कितना बन जाएगा आपका 10 करोड़। तो बचा कितना क्लास 40 करोड़। रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट एंड बैलेंस बाई इक्विटी शेयर्स। बस बात इतनी सी है कि इस 50 करोड़ का 10% ये लोग डेट इशू करेंगे डिबेंचर से और 40% ये लोग क्या इशू करेंगे, इक्विटी शेयर्स। मतलब 40 करोड़ का, यानी कि 50 करोड़ का 20% तो ये डिबेंचर लेंगे, पब्लिक से लोन वगैरह ले लेंगे, और बाकी जो 40 करोड़ रुपए है उसके लिए ये शेयर इशू करेंगे। बात सिर्फ इतनी है, 40 करोड़ रुपए ये लोग शेयर इशू करके पब्लिक से लेंगे। एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी, कंपनी की फेस वैल्यू, जो शेयर की फेस वैल्यू वो 100 है, और क्लास कंपनी जो शेयर इशू करेगी वो 25% प्रीमियम पे इशू करेगी। डायरेक्टर डिसाइड दैट सफिशिएंट शेयर्स टू बी कलेक्टेड डिजायर्ड अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, और द प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया पब्लिक को, और इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाई 2 लाख शेयर्स, यानी कि 2 लाख शेयर्स की ओवर सब्सक्रिप्शन आई है और क्लास कंपनी ने 2 लाख को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये है सारा के सारा कहानी। पूरी कहानी की अगर बात करूं, अगर मैं तुम्हें पूरी कहानी समझाऊं तो वो ये है, कंपनी को चाहिए 50 करोड़ रुपए, कंपनी 10 करोड़ रुपए डेट में इशू करेगा यानी डिबेंचर्स, बाकी जो 80% है 40 करोड़ रुपए वो शेयर्स में इशू करेगा। एक शेयर की कीमत 100 है और प्रीमियम है 25 रुपए, तो शेयर की जो वैल्यू हो गई वो 125 रुपए हो गई। यही इतनी सी बात थी बस। अब आगे सुनना जरा। 40 करोड़ रुपए तुम्हें चाहिए, ठीक है, 40 करोड़ रुपए तुम्हें चाहिए। 40, 2 2 4 2 6 7, ठीक है। तो ये 40 करोड़ रुपए चाहिए और तुम्हारा शेयर कितने का है, 125 रुपए का। तुम जो शेयर इशू करोगे वो 125 रुपए का एक शेयर है और 40 करोड़ रुपए तुम्हें चाहिए। तो अगर तुम 40 करोड़ को 125 से डिवाइड कर देते हो तो क्लास ये आएगा क्लास कितना, आप एक काम करो ना, 4000 को सीधे 125 से डिवाइड कर दो तो ये 32 आ गया। 1 2 3 4 5, यानी कि आपको 32 लाख शेयर इश्यू करना है। कंपनी कितने शेयर इश्यू करेगी, 32 लाख शेयर, 125 का एक, तो कंपनी को मिल जाएगा क्लास 40 करोड़ रुपए। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान रखना, 32 लाख शेयर इशू करेगी 40 करोड़ रुपए लेने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा क्या है जरा देखते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट
कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन, तो कंपनी 32 लाख शेयर इशू करेगी, लेकिन एप्लीकेशन जो आई है वो 2 लाख शेयर की फालतू आई है। तो एप्लीकेशन जो आई है वो 34 लाख शेयर की आई है, और एक शेयर है 125 का। सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले रहे हैं क्योंकि और कोई इंस्टॉलमेंट के बारे में क्वेश्चन ने बोला नहीं है। तो हम 34 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लास ये आ जाएगा 42 करोड़ 50 लाख रुपए, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। 37 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। कंपनी ने इशू किया है कितना? कंपनी ने इशू किया है 32 लाख शेयर। कंपनी ने जो शेयर इशू किया है वो 32 लाख शेयर है। 2 लाख की फालतू एप्लीकेशन आई है, तो कुल मिलाकर एप्लीकेशन आई है 34 लाख शेयर की। एक शेयर 125 का है, तो इस हिसाब से क्लास 42 करोड़ 50 लाख का अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन पे आएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कितने शेयर्स कंपनी ने इशू किया, तो आपको पता है क्लास कंपनी कितने शेयर इशू किया? 32 लाख। 34 की तो एप्लीकेशन आई है, बाकी 2 लाख को रिजेक्ट कर दिया, बट कंपनी ने इशू कितना किया है? 32 लाख शेयर्स। ओके, तो इस तरीके से क्लास आप केस बेस्ड क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। थोड़ा सा अगर आप केस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, देन मैं आगे भी कराऊंगा तो आप टेंशन लेना। इसमें 3 क्वेश्चन है, 39, 40, 41। इन तीनों क्वेश्चन में आपको क्लास कुछ मतलब इस केस को पढ़कर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। केस को अगर अच्छे से पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैंने क्या कहा, आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लो फिर केस को पढ़ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या पूछा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप सबको पता है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते हो, उसमें बाई लिखते हो, बाई P&L। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा ये पूछा है आगे। ऑन 31 मार्च साल के एंड में रेम्युनरेशन जो है वो पार्टनर को दिया जाएगा, किस बेसिस पे? तो सैलरी किस पे दिया जाएगा वो क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम। आगे लिखा 31 दिसंबर, अच्छा 1 दिसंबर को एक पार्टनर जो है वो एडिशनल कैपिटल लगाता है 30,000 का और एडवांस करता है 40,000 का लोन। मतलब 40,000 रुपए एडवांस का मतलब होता है लोन, 40 का लोन दिया, 30 का फिर से कैपिटल लगा दिया। आपको क्या निकालना है कि कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। वैसे यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि यार किसी ने अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है तो हम उसको इंटरेस्ट नहीं देते, लोन पे इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को बना लूँ बिना पढ़े ही, तो 40,000 का जो भी इंटरेस्ट अगर नहीं दिया है 6%, क्वेश्चन पढ़ लेंगे दिया है नहीं दिया है 6%, और कितने महीने है क्लास? 1 दिसंबर से, तो पूरे दिसंबर का, पूरे जनवरी का, पूरे फरवरी का, पूरे मार्च का, तो कितने महीने का लगेगा? 4 महीने का। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 0 0 0 0, 4 दूनी 800। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। बट अभी मैं डी पे टिक नहीं करूंगा, क्या पता क्वेश्चन में IOL का कोई रेट दिया हो, बट आईओसी नहीं, आईओसी जो है वो नहीं लगता अगर डीट साइलेंट है तो। ओके, तो इस तरीके से क्लास क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब हम केस पढ़ते हैं। चलो आ जाओ मेरे साथ साथ। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है 1 सितंबर, यहीं से आपकी गलतियां होंगी। फंडामेंटल आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट को खराब कर देगा अगर आपने डेट का फोकस नहीं किया तो। 1 सितंबर को 20 स्टूडेंट हैं मॉडर्न कॉलेज जिन्होंने स्टार्ट किया अपना एक पार्टनरशिप फर्म द नेम ऑफ बी सेफ फॉर सेलिंग सैनिटाइजर वगैरह बेचेंगे। उनको लगा कि यार आगे बहुत स्कोप है इन चीजों का, इससे बेचेंगे। और गुड फ्रेंड्स है एक दूसरे के क्लास, नॉट हैविंग एनी एक्सप्लिसिट अग्रीमेंट। अब इन्होंने यही गलती कर दी कि अच्छे दोस्त हैं और इन्होंने अग्रीमेंट नहीं बनाया। और मैंने आपको पढ़ाया था ना क्लास, अग्रीमेंट नहीं बनाओगे तो क्या समस्या हो सकती है, चाहे दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो। वर नॉट हैविंग एनी explicit in place, all of them have agreed to invest 15,000 each। हर कोई 15,000 लगाएगा तो 3 लाख रुपए जुड़ जाएंगे इनके पास। आगे लिखा था बुक्स फॉर क्लोज 31 मार्च, यानी कि आपने बिजनेस 1 सितंबर को स्टार्ट किया तो आपने 7 महीने चलाया बिजनेस। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने आपने चलाया। ऑन विच द डेट ऑफ द फॉलोइंग, हाँ अच्छा, उनकी सेल हुई है 1,20,000 की, सेल हुई है 1,20,000, कॉस्ट है 50,000। अगर 1,20,000 की सेल है, लागत आपकी 50,000 है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा 70,000 का। रेमुनरेशन टू पार्टनर, बेटा पार्टनर को जो रेमुनरेशन मिलता है वो P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है, ना कि क्लास P&L अकाउंट के अंदर, तो ये तो नहीं आएगा। रेंट पेड टू पार्टनर, तो रेंट और मैनेजर, जो रेंट है और जो मैनेजर कमीशन है ना, ये दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ये P&L अकाउंट से माइनस होगा। तो P&L अकाउंट में 1000 के हिसाब से 7,000 रुपये आपका रेंट हो गया और मैनेजर कमीशन 5,000। सर 7,000 क्यों लिखा, साल में महीने 12 होते हैं, पर इसमें बिजनेस ही 1 सितंबर से चालू किया है, तो रेंट जो दोगे सितंबर से लेके मार्च तक तो 7 महीना ही हुआ ना। अगर साल के शुरू में बिजनेस चालू किया होता तो मैं 12,000 लिखता, तो यहीं पे गलती आप करते हैं, यहाँ 12,000 लिख के आप कर देते मिस्टेक। तो करना कितना है क्लास? 7,000, तो 7 5 12 हो गया, तो ये क्लास आ गया 58,000। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना क्योंकि वो इसके अंदर होता है ऑलरेडी COGS के अंदर। और FD कब करा? 31 मार्च। भैया अगर तुम 31 मार्च को FD कराओगे तो ब्याज इस साल थोड़ी जाएगा, अगले साल जाएगा। भाई 31 मार्च साल का एंड है, अगर साल के एंड में मैं किसी मकान मालिक के यहाँ किराए पर रहता हूँ तो क्या उस महीने का वो मुझसे ले लेगा किराया? बताओ मुझे, अगर मैं महीने के एंड में किसी मकान वाले के यहाँ कमरा लेता हूँ किराए पे, तो क्या मुझसे वो किराया लेगा? नहीं लेगा, साल के एंड में है ना।
तो महीने के एंड में, तो साल के एंड में हमने एफडी कराई है, तो इसका ब्याज आप मत निकालना क्योंकि साल के एंड में हुआ है। किसी और डेट पे हुआ होता तो मैं ब्याज निकाल के यहाँ से माइनस कर देता। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है क्लास कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कितना प्रॉफिट जाएगा, तो 58 देखो, हाँ बिल्कुल ऑप्शन में है 58,000, ये आ गया। ओके, थोड़ा समझना पड़ेगा, मुझे पता है आपने डेट में गलती की है इस क्वेश्चन में अगर आपने बनाया होगा तो, बट कोई बात नहीं, आगे ऐसी गलती नहीं होने दूंगा मैं आपकी। और 31 मार्च को रेमुनरेशन, अच्छा रेमुनरेशन कितना था क्लास पार्टनर का, 2000 था ना, ये रहा ना, रेमुनरेशन टू पार्टनर 2000 पर मंथ, तो टोटल रेमुनरेशन है ये, तो एक महीने का 2000 है, तो पूरे साल का 24,000 है। तो ये किस में से देंगे, ऑब्वियस है क्लास, जो भी हम रेमुनरेशन वगैरह देते हैं वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट में से निकाल के देते हैं, रिजर्व से थोड़ी देंगे। कोई मतलब ही नहीं, क्वेश्चन तो बेमतलब क्वेश्चन था। ये आपका हो गया 41, डीड तो उन्होंने नहीं बनाया था, तो भाई 40,000 का जो लोन दिया है उस पर 6% का ब्याज 4 महीने का। पार्टनर बिजनेस को लोन देगा तो पार्टनर 6% का ब्याज लेगा, और पार्टनर बिजनेस से लेगा तो पार्टनर कोई ब्याज नहीं देगा। ध्यान रखना, इंटरेस्ट लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और 6% देते हैं, भले ही आपका क्लास डीड हो, मतलब 6% देते हैं, भले ही प्रॉफिट हो चाहे भले ही लॉस हो। तो अब बताओ क्लास, केस बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा पकड़ा है यार। वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अगर आपको दिख रही है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में हर जगह शेयर कर दो, लाइक कर दो क्लास, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताओ कि समझ आ रहा है कि नहीं। आगे बहुत सारी सीरीज आने वाली है क्लास, बहुत जल्दी डेटशीट आ जाएगी तो अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, तो प्लीज रेडी रहना सब्सक्राइब करके, और पढ़ाई के लिए रेडी रहना, सबसे मेन चीज है पढ़ाई के लिए रेडी रहो कि अब स्टार्ट कर दो पढ़ाई। एक महीना बचा हुआ है क्लास, डेटशीट कभी भी आ जाएगी, वैसे मंडे को डेटशीट आने वाली है आपकी, सबसे पहले मैं बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और रेडी रहो पढ़ाई करने के लिए, स्ट्रेटेजी भी आएगी उसमें। कोशिश करो जरा, वीडियो पॉज करो, बताओ, खुद भी ट्राई करो ना, खुद क्वेश्चन पढ़ के देखो, वीडियो पॉज करो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा चेक करो। Given below are the two statement, assertion reason, the focus of calculation of working capital revolve around managing the operating cycle of the business। भाई सीधी सी बात है, वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल्स को ही मैनेज करता है। भैया वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि भाई हम अपने रॉ मटेरियल को कितने टाइम में कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बना देते हैं, कितना पैसा हमारा वर्किंग कैपिटल लगा हुआ है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में कितना पैसा लगा है, तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग साइकिल डिसाइड करेगा। अगर पैसा मान लो ज्यादा लगा है तो वर्किंग कैपिटल जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो लंबा होगा, पैसा कम लगा है वर्किंग साइकिल यानी ऑपरेटिंग साइकिल छोटा होगा। इट इज बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज रिक्वायर्ड टू असर्टेन द लिक्विडिटी ऑफ एसेट। सीधी सी बात है, वर्किंग कैपिटल में CACL आता है तो असेट की लिक्विडिटी को डिसाइड करता है, अर्जेंट पेमेंट टू लायबिलिटी, कितनी लायबिलिटी को पेमेंट करना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट, नहीं नॉट तो नहीं है बेटा, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बोथ ट्रू है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ध्यान से पढ़ लेना, ऑप्शन में बी जो है वो करेक्ट है कि दोनों सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, which of the following including ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। बेटा देखो, रेशियो के जो क्लासिफिकेशन है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, जो आप दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना क्लास अभी, लाइक जो आप पढ़ते हो करंट रेशियो, क्विक रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लेकिन ट्रेडिशनल अगर आप इसको पढ़ो, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ, ट्रेडिशनल के अंदर लिक्विडिटी रेशियो तो आता नहीं है और इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी नहीं आता, सॉल्वेंसी रेशियो भी नहीं आता, तो ट्रेडिशनल के अंदर कौन कौन सा आएगा, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। तो ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग रेशियो का सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, और ऑब्वियसली आपने ये पढ़ा भी नहीं होगा क्योंकि ये इसके बारे में डिस्कशन नहीं था, ट्रेडिशनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट आप ध्यान रखना, ट्रेडिशनल में क्या क्या आ गया, जो मॉडर्न में नहीं है, जो आप पढ़ते हो ना आप उसमें नहीं है, तो वो दूसरा ट्रेडिशनल में है। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ चेक करो, ऑप्शन है क्या, सेकंड, अच्छा सॉरी हाँ, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ होगा ना क्लास किसी में, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, ये ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। द फॉलोइंग ग्रुप रेशियोज प्राइमरी, देखो अकाउंटिंग रेशियो की थ्योरी है क्लास जो रिस्क को मेजर करता है, रिस्क। तो आप बताओ क्लास, सॉल्वेंसी तो रिस्क को मेजर करता है, एक्टिविटी में तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है, वो रिस्क को मेजर नहीं करेगा, ठीक है। एफिशिएंसी ऐसा कुछ है ही नहीं, लिक्विडिटी एक्टिविटी मैंने मनाई कर दिया, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये करेक्ट है क्लास। रिस्क देखो, लिक्विडिटी रेशियो में पता चलेगा करंट लायबिलिटी की रिस्क क्या है, सॉल्वेंसी में लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा तो इससे बड़ा क्या रिस्क होगा। नेक्स्ट, Which one of the following is correct? कौन सा सही है? A ratio is an arithmetical relationship of the number to an another number. Correct? रेशियो का मतलब क्या है कि अर्थमेटिक रिलेशनशिप है ए और बी के बीच में, दो नंबर के बीच में। लिक्विड रेशियो को बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो, ये भी सही है। आइडियली एक्सेप्टेड करंट रेशियो, भैया करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 1:1 नहीं है, 2:1 है, तीसरा गलत होगा। डेट इक्विटी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइड फंड यानी कि जो डेट है और शोल्डर फंड इक्विटी, ये भी सही है। तो बस गलत कौन सा है, ये मेरे को लग रहा है कि ये कौन सा था, थर्ड गलत है। तो पहला, दूसरा,
थर्ड गलत है ना, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। पहला, दूसरा और चौथा ये सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ओनली फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, थर्ड तो गलत ही है। ओके, तो फर्स्ट सेकंड आप देख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको नहीं पता 2:1 होता है क्लास करंट का, क्विक का होता है 1:1, डेट इक्विटी का भी 2:1 होता है। तो सारी बात ठीक है, लेकिन ये 1:1 नहीं होता, तो ये गलत है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। अगले पार्ट के अंदर, हालांकि मैं सोच रहा था पार्ट 3 बनाऊं, बट इसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, और जो पार्ट 4 आएगा उसके अंदर असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन होंगे, तो मैं उसको सेपरेट अटेंशन देना चाहता हूं। अगले पार्ट के अंदर क्लास अकाउंटिंग मतलब कि पूरा का पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। लेकिन अगर आपने पार्ट 1-2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज पार्ट 1-2 जरूर देखना। सीबीएसई का सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम एमसीक्यू आ रहा है टर्म 1 में, तो मतलब टर्म 1 फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो यार प्लीज लापरवाही नहीं करना। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास पार्ट 4, और उसके साथ हम लोग खत्म कर देंगे। फिर इको और बीएसटी का भी सैम्पल पेपर में बनवाऊंगा आपको। टेक केयर।